अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जेके बोस के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज मुझे चैप्टर डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में बेटा आपके बोर्ड में 7 मार्क्स हैं। हम इस चैप्टर को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं जी। अच्छा, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप इस लिंक से भी ले सकते हो, और यहाँ पे जो ये क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड्स, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन। आपको अमाइनो एसिड्स पे छोटा सा नोट लिखना है और ज्विटर आयन के बारे में थोड़ा सा बोलना है। अच्छा देखिए बेटा, आप सबको पता है अमाइनो एसिड्स आर दी सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स मतलब जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर सेकंड पॉइंट याद रखोगे, 20 अमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है भाई। नंबर थर्ड पॉइंट, अच्छा अगर आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना होगा, आप सबको पता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 2-4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट ये है, देयर इज ए सेंट्रल कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है बच्चे कार्बोजाइलिक एसिड COOH। इसके साथ बच्चे अटैच होता है NH2 दैट इज अमाइनो ग्रुप। इसके साथ बच्चे अटैच होता है हाइड्रोजन, और बेटा इसके साथ अटैच होता है R दैट इज अ वेरिएबल ग्रुप। ठीक है। सो जो आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये सेंटर वाला कार्बन है, इस कार्बन को बच्चे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अमाइनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। सो जो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अच्छा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, NH2 का मतलब क्या होता है। NH2 स्टैंड्स फॉर अमाइनो ग्रुप। NH2 स्टैंड्स फॉर अमाइनो ग्रुप। COOH स्टैंड्स फॉर कार्बोजाइलिक एसिड। COOH स्टैंड्स फॉर कार्बोजाइलिक एसिड। दिस H इज हाइड्रोजन, और जो ये R है, R इज बेसिकली ए वेरिएबल ग्रुप। R इज ए वेरिएबल ग्रुप। क्लियर। अच्छा देखिए, आपको पता है जो R वेरिएबल ग्रुप है, R के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर R की जगह पे होगा H, जो अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज नोन एज ग्लाइसिन। अगर R की जगह पे बच्चे होगा CH3, जो अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज नोन एज एलानीन। अगर R की जगह पे बच्चे होगा CH2OH, सो जो अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज नोन एज सीरीन। कहने का मतलब ये है, जो ये R है, R कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर R की जगह पे H होगा तो आप इस अमाइनो एसिड का नाम देते हो ग्लाइसिन। अगर R की जगह पे CH3 होगा, आप इस अमाइनो एसिड का नाम दोगे एलानीन। R की जगह पे अगर CH2OH होगा, आप इस अमाइनो एसिड का नाम देते हो बच्चे सीरीन। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है NH2 अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप इज अ बेसिक ग्रुप। COH इज अ कार्बोजाइलिक एसिड, इट इज एन एसिडिक ग्रुप। मतलब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप्स होते हैं, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और बच्चे बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। सो द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन बोथ एसिडिक ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप आर नोन एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको बोलेंगे आप अमाइनो एसिड्स को थोड़ा सा क्लासीफाई करो। सी,
आप अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, या आप लोग बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। अमाइनो एसिड्स के बच्चे 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वाला टाइप होता है एसिडिक अमाइनो एसिड। नंबर सेकंड वाला टाइप होता है बेसिक अमाइनो एसिड। नंबर थर्ड वाला टाइप होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड, एक हो गया बेसिक अमाइनो एसिड, और एक मेरे बच्चे हो गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। देखो बच्चे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनमें एसिडिक ग्रुप्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बेसिक ग्रुप्स। मतलब अगर किसी अमाइनो एसिड में COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स होंगे और NH2 स्ट्रक्चर में बस एक ग्रुप होगा, मतलब एसिडिक ग्रुप्स बच्चे 2 हैं, बेसिक ग्रुप 1 है। इस तरह के अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। वी हैव 2 एग्जांपल्स, one is glutamic acid, another is aspartic acid. Number second is basic amino acids. बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनमें बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे। मतलब NH2 फॉर एग्जांपल 2 हैं, NH2 2 प्रेजेंट हैं, लेकिन COH एक ही प्रेजेंट है। बेसिक ग्रुप्स 2 हैं, एसिडिक ग्रुप 1 है, बेसिक ग्रुप ज्यादा है, दैट इज वाई इस अमाइनो एसिड को आप लोग बोलते हो बेसिक अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो लाइसीन, आप लोग लिख सकते हो आर्जिनिन, आप लोग मेरे बच्चे लिख सकते हो हिस्टिडीन। लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। क्लियर। उसके बाद नंबर 3 है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनमें एसिडिक ग्रुप्स आर इक्वल टू बेसिक ग्रुप्स। जितने एसिडिक ग्रुप्स होते हैं उतने ही बेसिक ग्रुप्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर COH एक है, NH2 भी होगा एक ही, NH2 भी एक ही होगा। इस तरह के अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सो जिसमें एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप्स के बराबर होंगे उस तरह के अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन एटसेट्रा। ग्लाइसिन, एलानिन एटसेट्रा। सो पहला आप लोगों ने बोला कि आप अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। सबसे पहला टाइप वाज एसिडिक अमाइनो एसिड, नंबर सेकंड इज बेसिक अमाइनो एसिड, नंबर थर्ड इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्लियर। अच्छा, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो 2 ग्रुप्स में, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एक तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और नंबर सेकंड होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स, आप ऐसे लिखोगे अमाइनो एसिड्स विच cannot be synthesized in our body, which cannot be synthesized in our body. So वो वाले अमाइनो एसिड्स जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाते, उन अमाइनो एसिड्स को आप लोग बच्चे बोलते हो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो वाले अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अगर बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे तो बॉडी को मिलेंगे कहां से? सो इसका सोर्स होता है डाइट, इसका सोर्स होता है एक्सोजीनियस, मतलब बाहर से जो हम डाइट लेते हैं, डाइट इज द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। सो वो वाले अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में बन जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल होगी वो वाले अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में नहीं बनते, नॉन एसेंशियल होगी वो वाले अमाइनो एसिड्स जो बॉडी में बन जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है।
आप लोग याद रखोगे HIT, PVT, MALL, कुछ ऐसे ट्रिक याद रखो, हिट, PVT, माल। H stands for histidine, H stands for histidine, I stands for isoleucine, T stands for tryptophan, P stands for phenylalanine, V stands for valine, T stands for threonine, M stands for methionine, A stands for arginine, L stands for leucine, L stands for lysine। सो जो ये 10 अमाइनो एसिड्स हैं, ये 10 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ठीक है ना। एक और ग्रुप होता है सेमी एसेंशियल, उसमें हम उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बाकी वाली एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, सीरीन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्लियर। सो आप लोग बोल सकते हो बॉडी सिंथेसिस के बेस पे अमाइनो एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर द अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, देयर सोर्स इज होली एंड सोली द डाइट। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में याद रखोगे ये एग्जांपल इज हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर। ठीक है। नंबर नेक्स्ट चीज, हाँ, नंबर नेक्स्ट चीज याद रखोगे, एक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि आप ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर बनाओ। आपसे पूछा गया है कि आप ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर बनाओ। सी मेरे बच्चे, ज्विटर आयन के स्ट्रक्चर में हमें सबको पता है ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होती है। सो द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव वाला ग्रुप, इसको आप लोग बोलते हो ज्विटर आयन। सो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इट कंटेन्स बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स। It contains both negatively and positively charged groups। ठीक है। अब आपसे हम बोलेंगे बच्चे, आप मुझे बोलो इसमें नेट चार्ज कितनी होगी। नेट चार्ज इसकी बच्चे होती है 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज इसकी होगी 0। सो आप लोग बोल सकते हो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नंबर थर्ड पॉइंट याद रखोगे, जिस पीएच पे ये वाली फॉर्म बनती है उस पीएच को आप लोग बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। द पीएच एट विच ज्विटर आयन इज फॉर्मड इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच। सो द पीएच एट विच ज्विटर आयन इज फॉर्मड, द पीएच एट विच ज्विटर आयन इज फॉर्मड is called as isoelectronic pH. The pH at which Zwitter ion is formed is called as isoelectric pH. क्लियर। सो ज्विटर आयन का आपको बस स्ट्रक्चर कभी पूछ सकते हैं कि आप ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा दो। सो आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, COO के पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर ना। ओके। और आप लोग बोलोगे कि नेट चार्ज इसके पास 0 होती है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जिस पीएच पे ज्विटर आयन बनता है दैट पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्लियर। एक और बात याद रखोगे, यहीं से कभी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स में आयोनाइजेबल ग्रुप्स कौन से हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछ सकते हैं कि आयोनाइजेबल ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स में कौन से होते हैं। वो वाले ग्रुप्स विच कैन गेट चार्ज्ड फॉर्म या विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ चार्ज्ड वाली फॉर्म, उसको आप लोग बोलते हो आयोनाइजेबल ग्रुप्स। हमने अभी देखा NH2 से बन सकता है NH3 पॉजिटिव,
मतलब NH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू NH3 पॉजिटिव वाली फॉर्म, है ना। COH से बन सकता है CO नेगेटिव वाली फॉर्म। मतलब ये जो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो चार्जड फॉर्म में, इसीलिए इन ग्रुप्स को आप लोग बोलते हो आयोनाइजेबल ग्रुप्स। सो अगर आपको बोलेंगे कि अमाइनो एसिड्स में आयोनाइजेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया COH और एक हो गया NH2। ये दो ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स में होते हैं जिनको आप लोग बोल सकते हो आयोनाइजेबल ग्रुप्स, क्योंकि ये चार्जेस एक्वायर कर सकती है। उसका उसका रीजन आप सबको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको पता है एसिड है, ये H पॉजिटिव को लूज करेगा, H पॉजिटिव को लूज करेगा तो CO नेगेटिव बचेगा। बेस है तो H पॉजिटिव को गेन करेगा, है ना, NH3 पॉजिटिव वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उधर मुझे नहीं जाना है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड्स, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटेरियन। ये दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कभी आपको बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक अमाइनो एसिड है, 2 मिनट के लिए, अमाइनो एसिड इज लाइक दिस NH2CCOOH एंड हियर इट इज R1 एंड इट इज H। कोई अमाइनो एसिड है, नंबर आपके पास एक और अमाइनो एसिड है NH2CCOOH, यहाँ पे R2 कोई दूसरा वेरिएबल ग्रुप है और यहाँ पे H है। आपको बोलेंगे कि आप दो अमाइनो एसिड्स को किस बॉन्ड से कनेक्ट कर सकते हो। आंसर इज वेरी सिंपल। दो अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट करने के लिए जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का बच्चे नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, हो गया H2, और यहां से O निकलेगा, हो गया H2O आउट। मतलब H2O बाहर निकलता है, जिसको आप लोग बोलते हो डिहाइड्रेशन। वाटर के लॉस होने से बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को आप लोग बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। और यही पेप्टाइड बॉन्ड दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट करता है। क्लियर ना। और इस स्ट्रक्चर को हम आप बोलेंगे डाइपेप्टाइड। टू अमाइनो एसिड्स connected by a single peptide bond is known as dipeptide। दो अमाइनो एसिड्स connected by a single peptide bond is known as dipeptide। या सिंपली आप लोग याद रखोगे, अमाइनो एसिड्स को जब भी आप लोग कनेक्ट करोगे, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, डिहाइड्रेशन से बनता है। ये बात आप दिमाग में रखोगे। क्लियर, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको प्रोटीन्स के बारे में बोलना है। प्रोटीन्स के बारे में बेसिक कुछ बातें यहां पे आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। नाउ सी, आप सबको पता है प्रोटीन्स, पहले प्रोटीन्स होते क्या हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स which are formed from the amino acids by connecting them with the help of peptide bonds, है ना। मैं ऐसे लिखता हूं, proteins are macromolecules formed from amino acids connected by the peptide bonds, मतलब मेरे पास एक अमाइनो एसिड है सपोज A, मेरे पास दूसरा अमाइनो एसिड है सपोज B, मेरे पास तीसरा अमाइनो एसिड है सपोज C। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे ही, ये मेरे पास लास्ट वाला अमाइनो एसिड है सपोज X। इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को मैं पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट कराऊंगा। इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को मैं पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट कराऊंगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोटीन। सो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट कराते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज नोन एज प्रोटीन। क्लियर ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रोटीन इज बेसिकली ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन इज बेसिकली ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेकिन दिमाग में रखोगे, ये होमोपॉलीमर होता है कि हेटेरोपॉलीमर। इट इज हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हेटेरोपॉलीमर इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर सेम अमाइनो एसिड होता तो होमोपॉलीमर बोलते,
लेकिन सिनेसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, दैट इज वाई आप लोग बोल सकते हो कि इट इज हेटेरो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज आप बोल सकते हो, प्रोटीन्स आर आल्सो रिगार्डेड एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर आल्सो रिगार्डेड या नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज बच्चे व्हाट, पॉलीपेप्टाइड्स। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आपको पता है जो प्रोटीन्स होते हैं इनके पास देयर आर 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स के पास मेरे बच्चे होते हैं 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले वाली जो लेवल है उसे आप लोग बोलते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर सेकंड वाली जो लेवल है उसे आप लोग मेरे बच्चे बोलते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद वाली जो लेवल है दैट इज नोन एज टेरिशरी स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आप सबसे पहली वाली लेवल पे आ जाओ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। सी, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप किसको बोलते हो? मेरे पास एक अमाइनो एसिड है सपोज ए, मेरे पास दूसरा अमाइनो एसिड है सपोज बी, मेरे पास तीसरा अमाइनो एसिड है सपोज सी, मेरे पास लास्ट वाला अमाइनो एसिड है सपोज एक्स। इन अमाइनो एसिड्स को बच्चे हम लोग किस बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। और जो ये लीनियर अरेंजमेंट बन रहा है अमाइनो एसिड्स का, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ चेन। लीनियर मतलब लाइन वाला अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड्स का इन अ चेन, उसको आप लोग बोलते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो याद रखोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन चेन। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन चेन। दूसरी बात मेरे बच्चे याद रखोगे, अगर आपको बोलेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो स्टेबिलिटी देता है, जो बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यू ऑल नो इज पेप्टाइड बॉन्ड। सो जो बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। नंबर थर्ड पॉइंट याद रखोगे, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये होती है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट साइड, और जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है इट इज टेकन फ्रॉम राइट साइड। सो फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट साइड है, इट विल बी द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और यहां पे ये राइट साइड है, इट विल बी द लास्ट अमाइनो एसिड। सो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट साइड, लास्ट अमाइनो एसिड इज टेकन फ्रॉम द राइट साइड। और फर्स्ट अमाइनो एसिड इज आल्सो नोन एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और लास्ट अमाइनो एसिड इज आल्सो नोन एज सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। सो आप लोग याद रखोगे, कन्वेंशन ये है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इट इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इज आल्सो नोन एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और जो लास्ट अमाइनो एसिड इट इज टेकन फ्रॉम द राइट साइड एंड इज नोन एज सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। क्लियर। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल क्या आएगी? एक एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे, इंसुलिन। इंसुलिन के पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन इज अ प्रोटीन या हार्मोन हैविंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरी बात याद रखोगे, राइबोसोम्स में जो इमैच्योर प्रोटीन्स बनते हैं उनके पास भी मेरे बच्चे होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स में जो इमैच्योर प्रोटीन्स बनते हैं उनके पास भी मेरे बच्चे होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वाली लेवल। सेकेंड वाली लेवल होती है मेरे बच्चे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड वाली लेवल होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो यार, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप किसको बोलते हो? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज स्पाइरल और कोइल्ड अरेंजमेंट। ये मेरे बच्चे होता है स्पाइरल वाला या कोइल्ड वाला अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ चेन। नाउ सी, अभी आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, आपने बोला ये अमाइनो एसिड्स हैं, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, और जो लाइन वाला अरेंजमेंट है, इस लाइन वाले अरेंजमेंट को आप लोगों ने बोला था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे ऐसे किसी कोइल्ड स्ट्रक्चर में, अब जो ये कोइल्ड या हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अच्छा, अब जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये असल में दो तरह का होता है. वन इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, एनदर इज नोन एज बीटा शीट या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह का होता है. एक को आप लोग बोलते हो अल्फा हेलिक्स, एक को आप लोग बोलते हो बीटा शीट. अच्छा, जो ये अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स इज बेसिकली राइट हैंडेड कोइलेड स्ट्रक्चर. एक एक दो दो बातें लिखेंगे बस. राइट हैंडेड कोइलेड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड कोइलेड स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर. अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में सबको पता है इस स्ट्रक्चर में क्या होगा. इस स्ट्रक्चर में होंगे अमाइनो एसिड्स लाइक दिस, और इन अमाइनो एसिड्स के बीच में जो व्हाइट कलर का बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है, अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, वी ऑल नो. लेकिन एक और बॉन्ड अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, इसके अलावा हमें बॉन्ड्स दिखते हैं. इन बॉन्ड्स को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है. दिस इज केमिस्ट्री, यू नो. क्लियर ना? अमाइनो एसिड के पास होगा ना एन वाला ग्रुप, और किसी अमाइनो एसिड के दूसरे अमाइनो एसिड के पास होगा एच वाला ग्रुप भी तो होता है. एन और एच के बीच में बॉन्ड बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड. या आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीजन ओ और एच के बीच में बॉन्ड बन सकता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. यह आप केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा. सो सिंपली मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स. यस, पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर, उसके अलावा वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही कोइलिंग होती है. क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इसमें एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन को आप लोग बोलते हो केराटिन. आपके हेयर्स में होता है, स्किन में होता है और नेल्स में होता है. इस केराटिन प्रोटीन के पास होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. इसके अलावा ट्रोपोमाइसिन के पास भी होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. उतना याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर केराटिन. नंबर सेकंड वाला जो फॉर्म है इसको आप लोग बोलते हो बीटा शीट. अच्छा मेरे बच्चे, जो बीटा शीट होता है इट इज बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर. इट इज ऐसा स्ट्रक्चर मतलब जिग-जैग वाला स्ट्रक्चर. बीटा शीट इज बेसिकली zig-zag like arrangement. बीटा शीट इज बेसिकली zig-zag like arrangement. और अगेन यहां पे एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमें पता है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी होगा ही होगा. इसके अलावा यहां पे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लेकिन यहां पे याद रखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पे दो तरह के होते हैं. एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा विद इन द सेम चेन, इसको आप लोग बोलते हो इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड. दूसरा होता है बिटवीन टू डिफरेंट चेन्स, इनको आप लोग बोलते हो इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कहने का मतलब ये है यहां पे दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा चेन हो गया विद इन द सेम चेन, इंटर चेन हो गया बिटवीन टू डिफरेंट चेन्स. क्लियर? अच्छा, जो ये जिग-जैग वाला अरेंजमेंट है इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल होती है फाइब्रोइन, जिसको आप लोग बोलते हो सिल्क प्रोटीन भी. फाइब्रोइन बोलते हो या आप लोग मेरे बच्चे बोलते हो सिल्क प्रोटीन. क्लियर? सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में याद रखोगे, ये कोइलेड अरेंजमेंट है. इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, अल्फा हेलिक्स और इसमें पॉसिबिलिटी है बीटा शीट. अल्फा हेलिक्स इज राइट हैंडेड हेलिकल या कोइलेड स्ट्रक्चर. दूसरा पॉइंट याद रखोगे, इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड. या सिंपली आप लोग बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होता है जो हेलिकल अरेंजमेंट बनाने में रोल प्ले करता है. अच्छा, बीटा शीट में आप लोग बोलोगे कि जिग-जैग वाला अरेंजमेंट है, इसमें इंट्रा एज वेल एज इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. अल्फा हेलिकल में एग्जांपल क्या आ जाएगी? केराटिन. बीटा शीट में एग्जांपल क्या आ जाएगी? फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन. क्लियर? आज आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो किस बॉन्ड की वजह से आती है? मतलब कोइलिंग किस बॉन्ड की वजह से होती है? कोइलिंग होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर ना? ओके. नाउ नंबर थर्ड इज टेरिशरी वाला स्ट्रक्चर. नंबर थर्ड मेरे बच्चे होता है टेरिशरी वाला स्ट्रक्चर. टेरिशरी वाला स्ट्रक्चर, सी आपके पास लीनियर चेन था, आपने थोड़ा सा कोइल किया तो बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसी स्ट्रक्चर को आप बहुत ज्यादा कोइल कर रहे हो
जब इस स्ट्रक्चर को आप लोग हाईली कोइल करते हो, जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज टेरिशरी स्ट्रक्चर। सो टेरिशरी स्ट्रक्चर के बारे में याद रखोगे, इट इज हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात मेरे बच्चे याद रखोगे, ये हमेशा होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3D वाला स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तीसरी बात मेरे बच्चे याद रखोगे, इट इज बायोलॉजिकली फंक्शनल, ये मेरे बच्चे बायोलॉजिकली फंक्शनल होता है, इट इज बायोलॉजिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि इसके पास एक्टिव साइट होती है, जो एक्टिव साइट इसको बायोलॉजिकली फंक्शनल बनाएगी, उधर हम नहीं जाएंगे। नंबर 4 चीज, कौन कौन से बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो टेरिशरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देते हैं। सी, एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कोइलिंग या टेरिशरी स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा होते हैं कुछ आयोनिक बॉन्ड्स, इसके अलावा होते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इसके अलावा होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो टेरिशरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। सो जो टेरिशरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो बहुत सारे बॉन्ड से आती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, आयोनिक बॉन्ड इज देयर, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इज देयर, डाइसल्फाइड बॉन्ड इज देयर, और बाकी वीक वंडरवाल्स फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इस टेरिशरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखोगे? हम लोग लिखेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स आर फंक्शनल इन दियर टेरिशरी स्ट्रक्चर। क्लियर ना। उसके बाद या एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन यू ऑल नो इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल्स। या मसल्स में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को आप लोग बोलते हो मायोग्लोबिन। क्लियर? ओके। नंबर 4 इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। नंबर 4 वाला स्ट्रक्चर मेरे बच्चे होता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर, अच्छा देखो, क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर विच कंटेन्स टू और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर which contains 2 or more than 2 polypeptide chains is known as quaternary structure. क्लियर? अच्छा, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं? अगेन आप लोग याद रखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, आप लोग याद रखोगे आयोनिक बॉन्ड, आप लोग याद रखोगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ETC। सो 2-3 बॉन्ड्स के नाम याद रख लेना या मेंशन कर देना। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, जो स्टेबिलिटी देते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रखोगे? सब बच्चों को याद होती है एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। अब सबको याद होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास होता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन में होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जैसे अगर आप अडल्ट्स का हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हो तो उसमें अल्फा वाले 2 चेन्स होते हैं, बीटा वाले 2 चेन्स होते हैं। सो सिंस पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नंबर 2 या 2 से ज्यादा है, सो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोग मेरे बच्चे बोल सकते हो क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्लियर? सो मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 डिफरेंट लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वाटनरी। प्राइमरी हो गया लीनियर अरेंजमेंट, सेकेंडरी हो गया कोइल्ड वाला स्ट्रक्चर, टेरिशरी हो गया हाईली कोइल्ड या हाईली कंपैक्ट स्ट्रक्चर, क्वाटनरी हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नंबर इज 2 और मोर देन 2। ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे प्राइमरी में जो इमैच्योर प्रोटीन्स होते हैं, सेकेंडरी में याद रखोगे केराटिन और फाइब्रोइन, टेरिशरी में याद रखोगे एंजाइम्स और मायोग्लोबिन, क्वाटनरी में याद रखोगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास होता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्लियर ना? इतना समझ आया? ओके। सो क्वेश्चन हमारा यही था कि आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में बोलो। अच्छा, दूसरा पार्ट है कि आप प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बोलो। थोड़ा सा प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में। सी, आप सबको 2-4 फंक्शंस याद होने चाहिए। सबसे पहला वाला फंक्शन, प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम्स।
proteins form enzymes which can have diversity of the functions. For example, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करती है. सब लोगों को पता है ट्रिप्सिन इज बेसिकली अ डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करती है. लेकिन असल में ट्रिप्सिन आई कहां से? ट्रिप्सिन खुद बनती है प्रोटीन से. सो प्रोटीन्स का एक फंक्शन होता है कि प्रोटीन्स कैन फॉर्म एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन विच इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम. नंबर सेकेंड, प्रोटीन्स कैन फॉर्म हार्मोन्स. प्रोटीन्स कैन फॉर्म हार्मोन्स. बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स से बनते हैं जिनके बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हार्मोन का नाम सारे लोग याद रखेंगे, इंसुलिन, जो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, जो ग्लूकोज को कम करता है. ठीक है. नंबर थर्ड, याद रखोगे, प्रोटीन्स कैन एक्ट लाइक द रिसेप्टर्स. प्रोटीन्स कैन एक्ट लाइक द रिसेप्टर्स. आप सबको पता है रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ लाइगेंड या केमिकल बाइंड होगा और ये केमिकल के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करता है. असल में जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर बेसिकली द प्रोटीन्स. रिसेप्टर्स आर बेसिकली व्हाट? प्रोटीन्स. क्लियर. नंबर फोर याद रखोगे, ट्रांसपोर्टर्स. ट्रांसपोर्टर्स. सी फॉर एग्जांपल, ये सेल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है, बहुत सारी चीजों को सेल से बाहर निकालना है. अंदर लाने के लिए और बाहर निकालने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है. जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांसपोर्टर है ग्लट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये ग्लूकोज को सेल के अंदर लाएगा. क्लियर. सो ये चार फंक्शन याद रखोगे, एक एंजाइम्स, एक हार्मोन्स, एक रिसेप्टर्स और एक ट्रांसपोर्टर्स. ये चार फंक्शंस प्रोटीन्स के बारे में याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर कौन सा है. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स हो गया कोलाजन. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा मेरे बच्चे होता है? कोलाजन. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलाजन. अगर आपसे बोलेंगे यही सवाल, लेकिन यहां पे लिखा होगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर इज रूबिस्को. रूबिस्को. राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस. ठीक है ना. ये एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर. क्लियर. सो प्रोटीन्स के बारे में आपको बेसिक यही पूछ सकते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में बोलो और थोड़ा सा आप प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बोलो. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बायोमैक्रो एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स. अच्छा, इन टर्म्स को दो दो लाइन्स में डिफाइन करना है. सबसे पहले फैटी एसिड्स के बारे में आपको बताना है. आप सबको पता है फैटी एसिड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स विच प्ले रोल इन या आप लोग बोल सकते हो विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, विच प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. या आप लोग ऐसा बोल सकते हो विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स. मतलब लिपिड बनाने में जो सब यूनिट लगता है, दैट सब यूनिट इज बेसिकली फैटी एसिड. दूसरा पॉइंट याद रखोगे फैटी एसिड के बारे में, यहां पे लिख देता हूं. फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में असल में दो चीजें होती है. फैटी एसिड का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, इसके स्ट्रक्चर में देयर इज आर एंड देयर इज COH, वेयर आर स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन चेन. R इज हाइड्रोकार्बन चेन और जो COH है ये सबको पता है कार्बोजाइलिक एसिड है. सो कार्बोजाइलिक एसिड अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन इज अ फैटी एसिड. कार्बोजाइलिक एसिड अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन इज अ फैटी एसिड. सो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर यही है, R-COH. क्लियर ना. ओके. अच्छा, जो ये फैटी एसिड्स होते हैं, इन फैटी एसिड्स को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो ग्रुप्स में. एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक को मेरे बच्चे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. बस एक एक वर्ड में डेफिनेशन बोलेंगे हम.
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो वाले फैटी एसिड्स विच डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स। लेकिन किसकी बात हम कर रहे होते हैं? आर की बात कर रहे होते हैं। जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हुआ तो सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हुए तो अनसैचुरेटेड है। so the fatty acids which does not contain double bonds in hydrocarbon chain वाला पार्ट, in R वाला पार्ट is known as saturated fatty acid. so अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसको आप लोग बोलते हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड में एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप लोग? एक एग्जाम्पल याद रखना स्टीरिक एसिड, एक एग्जाम्पल याद रखोगे पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड में क्या एग्जाम्पल मेरे बच्चे याद रखोगे? लिनोलेइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल याद रखोगे लिनोलेनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल याद रखोगे एराकिडोनिक एसिड। लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। और एक बात याद रखोगे, एराकिडोनिक एसिड इज ए 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड। क्लियर हो रही? हम आर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना? इट इज एक्सक्लूडिंग दिस वाला ना। ओके मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड में आप सैचुरेटेड बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड बोल सकते हो। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा आर में, इसमें स्टीरिक एसिड और पामिटिक एसिड आप लोग बोलोगे। अनसैचुरेटेड में आप लोग बोलते हो डबल बॉन्ड आर में प्रेजेंट होता है। इसमें 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक एसिड। सेकेंड क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड को आप लोग सिंथेसिस के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। आप लोग बोल सकते हो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। सेम डेफिनेशन जो आपने अमाइनो एसिड्स में लिखी थी। एसेंशियल बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, नॉन एसेंशियल बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा। नॉन एसेंशियल में यही एग्जांपल्स लिख देना, स्टीरिक एसिड और पामिटिक एसिड। एसेंशियल में ये एग्जांपल्स लिख देना, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में फिर मसले हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। क्लियर ना? सो फैटी एसिड की सेकेंड वाली क्लासिफिकेशन है नॉन एसेंशियल अमाइनो फैटी एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन एसेंशियल में स्टीरिक और पामिटिक एसिड याद रखोगे, एसेंशियल में लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक एसिड याद रखोगे। क्लियर? ओके अच्छा, नंबर सेकंड है नाइट्रोजनस बेसिस बोलना है, न्यूक्लियोसाइड्स बोलना है और न्यूक्लियोटाइड्स बोलना है। ये मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दीज आर हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स। हेटेरोसाइक्लिक होता है वो वाले स्ट्रक्चर्स या वो वाली रिंग्स विच कंटेन एटम्स अदर देन कार्बन एटम्स इन द रिंग। मतलब नॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई भी रिंग होगी, नॉर्मली रिंग में कार्बन एटम्स होते हैं। अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो गया, मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम हमें रिंग में मिल रहा है, इस तरह की रिंग को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। सो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स ही बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। सो स्ट्रक्चरली दीज आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तरह के नाइट्रोजनस बेस को हम लोग मेरे बच्चे बोलते हैं प्यूरीन, एक तरह के नाइट्रोजनस बेस को हम लोग बोलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। फिलहाल एग्जांपल याद रखो या एक एक बात और बोल दो। प्यूरिन्स में डबल रिंग्स होती हैं, प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड कंपाउंड्स और पायरिमिडीन्स आर मेरे बच्चे सिंगल रिंग्ड कंपाउंड्स। सो जो 2 रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, सिंगल रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं पायरिमिडीन्स होते हैं। क्लियर? प्यूरिन्स में एग्जांपल्स याद रखोगे, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। एक एग्जांपल है एडिनिन, एक एग्जांपल है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन, दीज आर प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स में याद रखोगे, एक एग्जांपल है साइटोसिन, एक एग्जांपल है यूरेसिल और एक एग्जांपल है थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये 3 एग्जांपल्स याद रखोगे। सो एडेनिन और ग्वानिन आर प्यूरिन्स, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आर पायरिमिडीन्स। क्लियर? ओके अच्छा, एक और बात याद रखोगे, जो आपका 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक तो डीएनए है और एक आरएनए है।
डीएनए में कौन से बेसिस हैं और आरएनए में कौन से बेसिस हैं? एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होते हैं। एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए में होते हैं। मतलब आरएनए में थाइमिन एब्सेंट है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट है। ठीक, ओके। नंबर नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड और नंबर नेक्स्ट पूछा है न्यूक्लियोटाइड। सी, न्यूक्लियोसाइड आप किसको बोलते हो? वेट, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आपने बोला कि आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, या तो ये प्यूरिन होगा या पायरिमिडिन होगा, कोई भी नाइट्रोजनस बेस मान लो। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ हम लोग पेंटोज शुगर कनेक्ट कर देंगे। हम लोग पेंटोज शुगर कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। मतलब मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है और यहां पे मेरे पास पेंटोज शुगर है, इन दोनों को मैं कनेक्ट कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। 2 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल मैं समझाने के पर्पज के लिए बोल रहा हूं। सपोज ये नाइट्रोजनस बेस है, हर नाइट्रोजनस बेस में कार्बन एटम होगा और नाइट्रोजन एटम होगा। सपोज ये कार्बन एटम है और यहां पे कहीं पे H होगा, OH होगा, H होगा, OH होगा, लीव इट। और यहां पे आपके पास पेंटोज शुगर है। ऐसे ऐसे समझो यार, वेट। सपोज ये आपके पास पेंटोज शुगर है लाइक दिस, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और यहां पे होता है CH2OH, ये कार्बन नंबर 5 है ना। आपको पता है 1 पे प्रेजेंट होगा H और OH, HOH, 2 पे प्रेजेंट होगा HOH, 3 पे प्रेजेंट होगा HOH, दिस यू ऑल नो। अगर ये डीऑक्सीराइबोस होगा तो फिर 2 पे खाली H होगा, OH नहीं होगा, है ना। ये आपको पता है ना कि शुगर्स 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस में यहां पे OH होगा, डीऑक्सीराइबोस में यहां पे OH की जगह पे खाली H ही होगा। ओके, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और यहां पे आपके पास सपोज कोई नाइट्रोजनस बेस है लाइक दिस, कोई नाइट्रोजनस बेस है, 2 मिनट के लिए कोई नाइट्रोजनस बेस हम बना रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस बेस का। हमें पता है यहां से H और यहां से H और यहां से O निकालेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे और यहां पे बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को मेरे बच्चे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 2 स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहा है। एक तो पेंटोज शुगर को कनेक्ट कर रहा है नाइट्रोजनस बेस के साथ, और जो अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? सो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, एक तो शुगर होगा और एक बेस होगा, और शुगर और बेस आपस में कनेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर ये किस किस के बीच में होता है उधर आपको जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और न्यूक्लियोसाइड्स के नाम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस बेस हो सकता है एडिनिन, या हो सकता है ग्वानिन, या हो सकता है साइटोसिन, या हो सकता है यूरेसिल, या हो सकता है थाइमिन। नाइट्रोजनस बेस ये 5 पॉसिबल है। यहां से होगा शुगर, सारी जगहों पे शुगर होगा। और जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड्स के नाम हम कैसे देते हैं? हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन, यहां पे हम लोग बोलेंगे ग्वानोसिन, यहां पे हम लोग बोलेंगे साइटिडीन, यहां पे हम लोग बोलते हैं यूरिडीन, फिर हम लोग मेरे बच्चे बोलते हैं थाइमिडीन। मतलब अगर आपको न्यूक्लियोसाइड्स के नाम पहचानने होंगे या नाम बोलने होंगे, एडेनिन और शुगर अगर दिखा तो एडिनोसिन, ग्वानिन और शुगर अगर दिखा तो ग्वानोसिन, थाइमिन और शुगर अगर दिखा तो थाइमिडीन, यूरेसिल और शुगर अगर दिखा तो यूरिडीन। क्लियर ना? ओके। नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में बोलो। वेट, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बोलो। देखो मेरे बच्चे, यहां पे बताता हूं, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं। इट इज न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 या फास्फेट वाला ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है फास्फेट वाला ग्रुप। इस स्ट्रक्चर को फिर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहां पे ये न्यूक्लियोसाइड है,
इस न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 पे हम लोग कनेक्ट करेंगे सपोज फास्फेट वाला ग्रुप। आप जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के नाम कैसे देंगे, सपोज न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, इसके साथ हमने फास्फेट कनेक्ट कर दिया, अब न्यूक्लियोटाइड बना, इस न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड। सिमिलरली यहां पे बोल सकते हैं गोनिलाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ऐसे इनके हम नाम दे सकते हैं। सो सिंपली याद रखोगे, नाइट्रोजनस बेस के साथ आप लोगों ने शुगर कनेक्ट किया तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ आपने फास्फोरिक एसिड कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर ना? यहां पे एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, वेट, इस वाले स्ट्रक्चर पे, यहां पे देखो, देखो यार, मैंने आपको बोला था कि प्यूरिन, प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं। आप देखो एक रिंग और दूसरी रिंग, ये प्यूरिन है और ये किस प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन का, और ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। मतलब इसमें यहां पे ये तो कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर ना? नंबर सेकंड मैंने आपको बोला था पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में एक ही रिंग होती है, सिंगल रिंग्ड कंपाउंड्स होते हैं। सो ये एक ही रिंग है, अगेन ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, मतलब आपको नाइट्रोजन एटम भी दिखता है रिंग में। क्लियर ना? और ये किस पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, दैट इज यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बोला, ये आप देखो, ये आपके पास शुगर है, ये शुगर है, शुगर के साथ बेस कनेक्ट हुआ है एडेनिन। आप जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप लोग बोलोगे न्यूक्लियोसाइड, बेस सिंस एडेनिन है, न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया एडिनोसिन। सिमिलरली यहां पे ये शुगर है, शुगर के साथ आप लोगों ने बेस कनेक्ट किया है यूरेसिल, आप जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा यूरिडीन। अब यहां पे देखो, आपके पास ये शुगर है, शुगर के साथ आपने बेस कनेक्ट किया, हो गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ आप लोग फास्फेट वाला ग्रुप ऐड कर रहे हो, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का नाम किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस है। अगर एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड होगा, यहां पे एडिनिन दे के है तो एडिनाइलिक एसिड, अगर गोनिन होता तो गोनिलाइलिक एसिड, अगर साइटोसिन होता तो साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ऐसे आप लोग इनके नाम दे सकते हो। क्लियर ना? ओके, शाबाश। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया है, आप थोड़ा सा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बोलो। वेट, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बस एक एक वर्ड में डेफिनेशन बोलेंगे, मैक्रो आप किसको बोलते हो और माइक्रो आप लोग किसको बोलते हो। वेट, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से लेके 800 डाल्टन्स तक। सो द मॉलिक्यूल्स जिनका वेट होगा 18 से लेके 800 डाल्टन्स तक, उनको आप लोग बोलते हो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, या जनरली स्पीकिंग आप लोग बोल सकते हो वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स, वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल। यहां पे वेट अगर होगा मोर देन 1000 डाल्टन, आप लोग कंसिडर कर सकते हो मैक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन इनका वेट तो टेन्स ऑफ थाउजेंड्स के हिसाब से होता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर वेट लेस देन 1000 है तो माइक्रो बोलेंगे, वेट मोर देन 1000 अगर आ रहा है तो मैक्रो बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात याद रखोगे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में एक दो एग्जांपल्स याद रखना। एमाइनो एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एमाइनो एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सिमिलरली याद रखोगे, मोनोसैकेराइड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सिमिलरली मेरे बच्चे तुम लोग याद रखोगे, विटामिन्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, विटामिन्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सिमिलरली आप लोग याद रखोगे, नाइट्रोजनस बेसेस आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कौन सी एग्जांपल याद रखोगे? आप याद रखोगे पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो ये बेसिक कुछ बातें याद रखोगे कि माइक्रो की, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछ सकते हैं कि माइक्रो का वेट कितना होता है 18 से 800 डाल्टन्स तक, मैक्रो का वेट कितना होता है
टेन्स ऑफ थाउजेंड्स डाल्टन्स में होता है। जनरली आप बोल सकते हो लेस देन 1000 माइक्रो, मोर देन 1000 मैक्रो। फिर एग्जांपल पूछ सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स और विटामिन वगैरह माइक्रो में आते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह मैक्रो में आते हैं। एक और बात याद रखोगे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं एसिड सोलुबल फ्रैक्शन में। मतलब दीज, जब आपने माइक्रो और मैक्रो को सेपरेट किया था, हमें ये तो फिर टेक्निक बोलना पड़ेगी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यू को लाते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर एसिड डालते हैं, उसके बाद किसी कपड़े से पास कराते हैं, कुछ पोर्शन फिल्टर होकर नीचे चला जाता है, फिल्ट्रेट है, कुछ पोर्शन कपड़े के ऊपर मौजूद रहता है, रिटेंटेट है। फिल्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं एसिड सोलुबल पोर्शन भी, रिटेंटेट को हम लोग बोलते हैं एसिड इनसोलुबल पोर्शन भी। सो जो एसिड सोलुबल पोर्शन है वो फिल्ट्रेट है, मतलब जो कपड़े से पास होकर नीचे चला जाएगा, फिल्ट्रेट है, और इसमें होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये एसिड इनसोलुबल पोर्शन में आते हैं, एसिड इनसोलुबल पोर्शन में आते हैं, या इनको आप लोग बोल सकते हो कि ये रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में हमें दिखते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डिफाइन और ब्रीफली एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वेट, देखो बच्चे, सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दो चार बातें बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दो चार बातें बोलोगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन आवर फूड्स। मतलब जो भी फूड हम खाते हैं बेसिकली उस फूड का जो मैक्सिमम कंटेंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज वाई मैक्सिमम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन इट। और याद रखोगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब इसमें आप नाम से ही पता चलता है ना, एक तो कार्बन है, हाइड्रेट हो गया वाटर। आप लोग बोल सकते हो दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन तो है ही है, हाइड्रेट मतलब हो गया वाटर, वाटर मतलब होता है H2O। सो इसमें यही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और H और O का रेशियो होता है 2:1। H एंड O का रेशियो होगा 2:1। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन होती है दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes are ketones, these are polyhydroxy aldehydes are ketones। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, उसके अलावा या तो अल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा या कीटोन वाला ग्रुप होगा। क्लियर? सो डेफिनेशन इसकी यही है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। नेक्स्ट, आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करते हो 3 ग्रुप्स में या 3 क्लासेस में। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स, एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। देखो बच्चे, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स इन सब में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरी बात याद रखोगे, दीज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट है, दैट इज वाई आप इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। दीज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। एक और बात याद रखोगे, दीज आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोलुबल इन वाटर। दीज आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोलुबल इन वाटर, आल्सो नोन एज शुगर्स, also known as sugars. These are sweet in taste, soluble in water.
एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स। अब मोनोसैकेराइड्स में 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखोगे, 2-4 एग्जाम्पल्स याद रखोगे। एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे याद रखोगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज याद रखना, ग्लूकोज इज बेसिकली हेक्सोस, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। नंबर नेक्स्ट याद रखोगे गैलेक्टोज, ये भी मेरे बच्चे हेक्सोस होता है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चे याद रखोगे राइबोस, राइबोस इज ए पेंटोस, राइबोस इज ए पेंटोस, मतलब इट कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स। क्लियर? अच्छा देखो, अब फंक्शन की भी यहीं पे एक एक बात कर लेते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर, क्योंकि आपके ब्लड में जो शुगर होगा दैट इज ग्लूकोज, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। आपके ब्रेन में जो शुगर है दैट इज गैलेक्टोज, दैट इज इट इज नोन एज ब्रेन शुगर, दैट इज इट इज नोन एज ब्रेन शुगर। और राइबोस के बारे में याद रखोगे, राइबोस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। आपके डीएनए और आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है दैट इज राइबोस। सो फंक्शनल पार्ट भी यहीं पे याद रखोगे कि राइबोस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। गैलेक्टोज इज आल्सो नोन एज ब्रेन शुगर, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। क्लियर? ओके। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, एक दो स्ट्रक्चरल बातें बता देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, मैं आपको रफली कोई स्ट्रक्चर दिखाता हूं। वेट, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हमें पता है ग्लूकोज इज हेक्सोस, मतलब इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। ग्लूकोज इज हेक्सोस, इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 6 कार्बन एटम्स आप लोग ड्रा करोगे, CH2OH, यहां पे OH, यहां पे फॉर एग्जाम्पल OH, यहां पे OH, यहां पे OH। CHO, ठीक है ना। हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। वैलेंसी को भी आप लोग बराबर कर सकते हो, यहां पे H लिखोगे, यहां पे H लिखोगे, यहां पे H लिखोगे, यहां पे H लिखोगे। आप देखो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप से, OH 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 मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, और इसमें यहां पे फंक्शनल ग्रुप, जो एक और फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, मतलब अल्डिहाइड वाला ग्रुप। सो अगर ग्लूकोज का कुछ रफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना। सो आपको अल्डिहाइड ग्रुप भी दिखाना है, आपको बहुत सारे OH ग्रुप्स भी दिखाने हैं, ठीक है, और आप दिखाओगे कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आप सब ने पढ़ी होगी, या मैं यहां पे डायग्राम पे दिखा देता हूं कि जो, हाँ ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मोनोसैकेराइड है, अभी मैंने आपको दिखाया था लीनियर स्ट्रक्चर या एलिफैटिक स्ट्रक्चर, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रिंग वाली फॉर्म में, ठीक है ना। 2 तरह की रिंग्स बनती हैं। एक रिंग होती है ये वाली रिंग, यहां पे आप लोग देखो ये वाली रिंग, ये असल में कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है। आप देखो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, और ये 6 वाला कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। मतलब ये टोटल अगर आप रिंग के अंदर मेंबर्स देखोगे वो 6 है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस रिंग में 5 कार्बन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। रिंग के अंदर की बात कर रहा हूं, रिंग के अंदर 5 ही कार्बन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। क्लियर ना? इस तरह के रिंग को आप लोग बोलते हो पायरानोस रिंग। इस तरह की रिंग को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं पायरानोस रिंग। सो मोनोसैकेराइड्स रिंग वाली स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होते हैं तो दे कैन फॉर्म में पायरानोस रिंग। पायरानोस रिंग होती है 6 मेंबर्ड रिंग containing 5 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम विद इन द रिंग। जो ये वाला कार्बन एटम है, ये रिंग के बाहर वाला कार्बन एटम है। क्लियर ना? ओके, और इस तरह की रिंग को आप लोग बोलते हो पायरानोस। ठीक, नंबर नेक्स्ट याद रखोगे, दूसरी जो रिंग बनती है दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग। एक कार्बन 1 2 3 4 और फॉर एग्जाम्पल 5, और ये ऑक्सीजन एटम है। अगर आप रिंग के अंदर देखोगे 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, मतलब रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है।
5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। इस तरह की रिंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोस रिंग। इस तरह की रिंग को हम लोग मेरे बच्चे बोलते हैं फ्यूरानोस रिंग। सो जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स कैन फॉर्म 2 तरह की रिंग्स। इट कैन फॉर्म इधर पायरानोस रिंग और इट कैन फॉर्म फ्यूरानोस रिंग। पायरानोस रिंग हो गई वो वाली रिंग विच इज 6 मेंबर्ड containing 5 carbon atoms and 1 oxygen atom within the ring, and furanos हो गई वो वाली ring containing which is 5 membered ring containing 4 carbon atoms and 1 oxygen atom within the ring। एक को आप लोग बोलते हो पायरानोस, एक को आप लोग बोलते हो फ्यूरानोस। ये 2 स्ट्रक्चर्स आप लोग ड्रा करोगे, याद भी करोगे प्रॉपरली। क्लियर ना? ओके ठीक है, ठीक। यहां पे मैं बात कर रहा था, मैंने आपको रिंग वाले 2 स्ट्रक्चर्स बोले कि मोनोसैकेराइड्स कैन फॉर्म इधर पायरानोस रिंग और फ्यूरानोस रिंग। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, मोनोसैकेराइड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जिसको मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में याद रखोगे all monosaccharides have reducing property। all monosaccharides have reducing property मतलब ये रिड्यूस कर सकते हैं किसी कंपाउंड को। जनरली चेक करने के लिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। ठीक है ना? उधर हम नहीं जाएंगे। सिंपली याद रखोगे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दीज मोनोसैकेराइड्स हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन वाला ग्रुप। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन वाला ग्रुप, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स के पास फ्रीली एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फ्रीली कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से मोनोसैकेराइड्स होते हैं रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है ना? डिटेल्स आपने क्लास में पढ़ी होंगी। ओके ठीक है। नाउ कमिंग बैक, नाउ जो सेकंड वाला कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब 2 से 10 अगर मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसको आप लोग बोलते हो ओलिगोसैकेराइड्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे, एक और एक 2, बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर होगा, इस तरह के ओलिगोसैकेराइड को हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 होंगे तो पेंटासैकेराइड। अकॉर्डिंगली हम लोग नाम देते जाएंगे। ठीक है? जब 2 से 10 तक जब मोनोसैकेराइड्स होंगे वी कैन कॉल इट ओलिगोसैकेराइड। अब जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं कनेक्टेड बाय ए सिंगल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस तरह के ओलिगोसैकेराइड को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। सो डाइसैकेराइड्स के बारे में 1-2 बातें याद रखोगे। डाइसैकेराइड्स के बारे में याद रखोगे, इट कंटेन्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। It contains 2 monosaccharide units connected by glycosidic bond। Connected by glycosidic bond। 2 monosaccharides connected by glycosidic bond is known as disaccharide। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या याद रखना पड़ेंगी। एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे है माल्टोस, एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे है लैक्टोस, और एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे है सुक्रोस। माल्टोस, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज में बच्चे 2 शुगर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के 2 सब यूनिट्स मिलके बनाएंगे माल्टोज। सिमिलरली लैक्टोज में होगा, लैक्टोज में आप सिंपली याद रखोगे गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। बॉन्ड याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। सिमिलरली सुक्रोज में होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर आप अल्फा, ये एनोमर है, अगर ये इतना याद नहीं भी रहता है आप सिंपली याद रख सकते हो कि माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज होगा, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज होगा, सुक्रोज में होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। लैक्टोज
का फंक्शन ये है कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसको आप मिल्क शुगर बोल सकते हो। सुक्रोज कमर्शियली यूज हम लोग करते हैं, कमर्शियल शुगर बोल सकते हैं, केन शुगर बोल सकते हैं या टेबल शुगर बोल सकते हैं। फंक्शनल पार्ट भी याद रखोगे। लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में, सुक्रोज प्रेजेंट होगा केन में, केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, कमर्शियल शुगर बोलते हैं। केन शुगर, टेबल शुगर या कमर्शियल शुगर। और याद रखोगे डाइसैकेराइड्स में माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, लेकिन जो सुक्रोज है सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। याद रखना डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड सारे के सारे रिड्यूसिंग थे, डाइसैकेराइड सारे के सारे रिड्यूसिंग नहीं होते हैं। जिसमें आपको प्राइमरली याद रखना है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज मेरे बच्चे इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद जो डाइसैकेराइड्स के बाद थर्ड वाली क्लास है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। हाँ, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में याद रखोगे, ये लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स containing many monosaccharide subunits, many monosaccharide subunits connected by glycosidic bonds। मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड के सब यूनिट्स होते हैं कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, उसको आप लोग बोलते हो पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना? ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, एक एंड रिड्यूसिंग होता है, एक एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, नो नीड टू गो देयर। अच्छा, जो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनको क्लासिफाई करेंगे, दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मेरे बच्चे होता है वो वाला पॉलीसैकेराइड जिसका रिपीटिंग यूनिट सेम होगा, विच इज मेड अप ऑफ सेम या सिमिलर सब यूनिट। मतलब ग्लूकोज 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 बार बार रिपीट होगा तो होमोपॉलीसैकेराइड है। अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, डिफरेंट डिफरेंट जब रिपीटिंग यूनिट्स होंगे हम लोग बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। सो रिपीटिंग यूनिट्स इसमें डिफरेंट होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स आर डिफरेंट। सो रिपीटिंग यूनिट अगर सिमिलर होगा तो होमोपॉलीसैकेराइड, रिपीटिंग यूनिट्स अगर डिफरेंट होंगे तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? अच्छा, होमोपॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल्स बोलो। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च का फंक्शन क्या याद रखोगे? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। नंबर सेकंड याद रखोगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में याद रखोगे, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। नंबर थर्ड याद रखोगे सेलुलोस, सेलुलोस फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा। सेलुलोस फंक्शनल पार्ट भी यहीं पे बोल रहे हैं, सेलुलोस फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा। नंबर नेक्स्ट याद रखोगे काइटिन, काइटिन इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल, काइटिन फंगस की सेल वॉल में होती है, एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। काइटिन इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये चार एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल याद रखोगे इन्यूलिन, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इट इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। सो होमोपॉलीसैकेराइड में, होमोपॉलीसैकेराइड्स में तुम लोग याद रखोगे स्टार्च, तुम लोग याद रखोगे ग्लाइकोजन, तुम लोग याद रखोगे सेलुलोस, और याद रखोगे इन्यूलिन, एंड याद रखोगे काइटिन। अब जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं एक दो एग्जांपल्स याद रखोगे, हाई एलोरोनिक एसिड हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, हाई एलोरोनिक एसिड हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, जो आपको पता है विच इज प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड ऑफ आवर जॉइंट्स। हाई एलोरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड ऑफ आवर जॉइंट्स। ठीक है ना? नंबर सेकंड एग्जांपल याद रखोगे हिपैरिन, हिपैरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। हिपैरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, जो मेरे बच्चे ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। सिमिलरली आप लोग याद रखोगे पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में पता है, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, या इट फॉर्म्स द बैक्टीरियल सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्म्स द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है ना? ये दो चार ये क्लासिफिकेशन में एग्जांपल्स याद रखोगे, इतना आपसे एक्सपेक्ट
पूछ सकते हैं कि बाय क्लासिफाई पॉलीसैकेराइड्स, या स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ होमो और हेटेरो, ये आपसे पूछ सकते हैं। या जब फंक्शनल पार्ट आएगा तो आप लोग बोल सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड भी होते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंटी कोगुलेंट एक्ट कर रहा है हिपैरिन, साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स में होता है हाइलुरोनिक एसिड, है ना। फंगल सेल वॉल में होता है काइटिन, प्लांट्स की सेल वॉल में होता है सेलुलोज। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फंक्शन इसका जीएफआर मेजर करने में होता है, या किडनी के फंक्शन टेस्ट करने में इसको यूज किया जाता है। नो नीड टू गो देयर, कुछ कुछ फंक्शंस आप लोग याद रखोगे। क्लियर। सो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था ब्रीफली एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़े से फंक्शंस, बस दिस मच इज एनफ। हाँ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अच्छा ठीक, आपको एंजाइम्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एंजाइम्स क्या होती है। वेट, आप लोग बोलोगे, जरा आप सबको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जिस केमिकल रिएक्शन में आप लोग सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कराते हो प्रोडक्ट में, ये सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम लोग सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कराते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है ना। और इस रिएक्शन की कोई ना कोई रेट होती है। इस रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बायो कैटलिस्ट्स। यही बायो कैटलिस्ट्स बेसिकली एंजाइम्स होती हैं। क्लियर ना। सो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी। सो एंजाइम्स की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी, आप लोग सिंपली लिखोगे दीज आर द बायो कैटलिस्ट्स, these are biocatalysts which increase the rate of biochemical reactions in our body. So define में इतना sufficient है। आप लोग लिखोगे कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहला प्रॉपर्टीज में आप लोग लिख रहे हो, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल नेचर पहले, प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग केमिकल नेचर बोलेंगे, याद रखोगे। एंजाइम्स आर proteinaceous in nature. Enzymes are proteinaceous in nature, मतलब जो एंजाइम्स होती हैं these are made up of proteins, except ribozyme which is RNA, एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज मेड अप ऑफ आरएनए। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन से, एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है ना। नंबर सेकंड, एक्टिव साइट। ना उसी मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंजाइम है ई, हर एंजाइम के पास एक स्पेशल पॉकेट होता है या क्लेफ्ट होता है। इस स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट के अंदर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इसी स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट के बारे में याद रखोगे, इट इज एक एक लाइन में बस, इट इज ए स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट, स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट वेयर ए स्पेसिफिक substrate binds, where specific substrate binds। ये हम बाद में देखेंगे कि जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है ताकि उसमें एक अपना सबस्ट्रेट ही फिक्स हो पाए, दूसरी चीजें वहां पे प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाती हैं, है ना। ओके, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में लिखोगे स्पेसिफिसिटी। सो आप लोग बोलोगे कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस।
इन देयर फंक्शंस। मतलब एंजाइम जो फंक्शन करती है वो खाली वही वाला फंक्शन करेगी, दूसरा फंक्शन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल लाइपेस एंजाइम है, वो हमेशा लिपिड्स को ही डाइजेस्ट करेगी, वो प्रोटीन्स पे एक्ट नहीं कर पाएगी। एमाइलेस एंजाइम है, वो खाली कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करेगी, वो लिपिड्स पे एक्ट नहीं कर पाएगी। सो एंजाइम्स फंक्शन के हिसाब से हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। ओके, नंबर 4 पॉइंट आप लोग लिखोगे टर्नओवर। टर्नओवर, देखो मेरे बच्चे, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आपने पहले ही मैंने आपको बोला था, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ई, है ना, जो ई इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कराती है। अब टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय ए गिवन एंजाइम इन अ यूनिट टाइम। सो आप ऐसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स converted into product, number of substrate molecules converted into product by a given enzyme, by a given enzyme in a unit time, by a given enzyme in a unit time, बाई ए गिवन एंजाइम इन यूनिट टाइम। मतलब कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है इन ए गिवन टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं E1 का टर्नओवर 100 है, E2 का टर्नओवर सपोज 500 है। मतलब E1 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराती है इन ए यूनिट टाइम। सपोज मैं 1 मिनट ले रहा हूं, E1 100 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करा रही है प्रोडक्ट में इन 1 मिनट। सिमिलरली जो E2 है वो 500 को कन्वर्ट करा रही है प्रोडक्ट में इन 1 मिनट। सो 100 इज द टर्नओवर ऑफ E1, 500 इज द टर्नओवर ऑफ E2। अच्छा, इसका मतलब हुआ अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में से बेटर या ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम कौन है, आप सब बोलोगे सर जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रही है दैट इज E2। सो जिस एंजाइम का टर्नओवर ज्यादा होता है उस एंजाइम की इफिशियंसी ज्यादा होती है। सो मोर टर्नओवर, more is the efficiency. More turnover, more is the efficiency of an enzyme. क्लियर? अच्छा, एक और बात याद रखोगे, हाईएस्ट टर्नओवर किस एंजाइम का है? हाईएस्ट टर्नओवर किस एंजाइम का है? हाईएस्ट टर्नओवर होता है एक एंजाइम का जिस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट टर्नओवर किस एंजाइम का है? आंसर इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर? नंबर 5th वाली प्रॉपर्टी इज एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, देखो मेरे बच्चे, आपने बोला कि एंजाइम के पास एक स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट है, इस स्पेशल पॉकेट या क्लेफ्ट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है जिसको आप लोगों ने बोला था एक्टिव साइट। इसके अलावा एंजाइम के पास एक और साइट होती है, एक्स्ट्रा साइट होती है। इस एडिशनल वाली साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता है लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं। सो इट इज अ साइट वेयर मॉलिक्यूल्स अदर देन सबस्ट्रेट कैन बाइंड। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये रेगुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कभी एक्टिविटी को ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, कभी एक्टिविटी को कम करने की जरूरत पड़ेगी। सो एक्टिविटी की जो रेगुलेशन है दैट रेगुलेशन कैन बी डन बिकॉज ऑफ दिस एलोस्टेरिक साइट। क्लियर? सो एलोस्टेरिक साइट के बारे में याद रखोगे, इट इज अ साइट वेयर मॉलिक्यूल्स अदर देन सबस्ट्रेट बाइंड्स। मतलब सबस्ट्रेट यहां पे बाइंड नहीं होगा लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन मतलब कभी एक्टिविटी को ज्यादा करना है, कभी एक्टिविटी को कम करना है, दैट कैन बी मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एलोस्टेरिक साइट। क्लियर? ये समझ आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज। आपने एक्टिव साइट बोल दिया, आपने टर्नओवर बोल दिया, आपने स्पेसिफिसिटी बोल दी, आपने एलोस्टेरिक साइट बोल दिया, आप केमिकल नेचर भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? ओके। अच्छा, नंबर 3rd वाला पार्ट था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, देखो मेरे बच्चे, लॉक एंड
की हाइपोथेसिस आपको क्या बोलता है? सबसे पहली बात याद रखोगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर। प्रोपोज्ड बाय एमिल फिशर। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर। अच्छा देखो, एमिल फिशर ने क्या बोला? एमिल फिशर ने बोला जैसे हर लॉक के लिए एक अपनी की होती है, वैसे ही हर एक्टिव साइट के लिए एक अपना सबस्ट्रेट होता है। जैसे हर लॉक के लिए एक अपनी की होगी, वैसे ही हर एक्टिव साइट के लिए एक अपना सबस्ट्रेट होगा। हर एक्टिव साइट के लिए एक अपना सबस्ट्रेट होगा। जैसे उस लॉक के अंदर खाली वही की जा पाएगी और वही की काम कर पाएगी, वैसे ही इस एक्टिव साइट के अंदर खाली वही सबस्ट्रेट जा पाएगा और वही रिएक्ट कर पाएगा या वही कन्वर्ट हो पाएगा प्रोडक्ट में। मतलब यह है कि जो एक्टिव साइट्स होती है ना, एक्टिव साइट्स हैव स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया कि दे आर मेड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली। मतलब ये कि यहां पे खाली पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड होगा, कोई दूसरी चीज यहां पे बाइंड नहीं हो पाएगी एज पर लॉक एंड की हाइपोथेसिस। यहां पे देखो, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव साइट एक है, ये एक एंजाइम है, दूसरी एंजाइम है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये दूसरी एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है लाइक दिस, और यहां पे आपके पास सबस्ट्रेट है लाइक दिस। देखो भाई, जो पहला वाला सबस्ट्रेट है, पहला वाला सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू फर्स्ट एंजाइम। सो ये आप लॉक मान लो, ये आप की मान लो। सो पहला वाला कैन बाइंड टू दिस ओनली, जो दूसरा वाला है कैन गेट फिक्स्ड इनटू टू वाला ओनली। मतलब हर एक्टिव साइट के लिए अपना सबस्ट्रेट है। ये वाला यहां पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, या ये वाला यहां पे जाके प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाएगा एज पर लॉक एंड की हाइपोथेसिस। मेरी बात समझे? सो हर एक्टिव साइट इज मेड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू पर्टिकुलर एक्टिव साइट, और फिर ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द प्रोडक्ट। क्लियर? ओके। अच्छा, ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, ये बोलती है कि जो एक्टिव साइट है इट इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली। इट इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली, लाइक लॉक इज फॉर, लाइक की इज फॉर ए पर्टिकुलर लॉक, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली। मतलब यहां पे कोई और चीज बाइंड नहीं हो पाएगी, ये लॉक इन की हाइपोथेसिस ने बोला। लेकिन हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक। देखो, दो ड्रॉबैक्स में दे दूंगा। एक ड्रॉबैक ये है कि इसने बोला कि यहां पे खाली सबस्ट्रेट बाइंड हो पाता है। हम आज देखते हैं कि सबस्ट्रेट जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनहिबिटर्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी शक्ल या जिनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट्स के साथ रिजम्बल करता है, वो भी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो सकते हैं। सो एक क्रिटिसिज्म ये है कि सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल सम इनहिबिटर्स can also bind, some inhibitors can also bind the active site, can also bind the active site। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, इसने बोला कि जो एक्टिव साइट है दैट इज फिक्स्ड एंड रिजिड, मतलब एक्टिव साइट अपना स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं कर सकती है। आज हमें पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है, वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है सच दैट वो मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रॉपरली फिक्स हो जाए। इस थ्योरी का फिर नाम है इंडक्शन फिट थ्योरी। लेकिन फिलहाल याद रखोगे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस ने बोला कि जो एक्टिव साइट है ये अपना स्ट्रक्चर कभी आल्टर नहीं करेगी, लेकिन वी नो दैट एक्टिव साइट अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आल्टर करती है ताकि मॉलिक्यूल जो भी इसके साथ इंटरैक्ट करना चाहता है वो इसके अंदर प्रॉपरली बाइंड हो पाए। सो एक्टिव site can modify its structure such that, यहां पे लिखूंगा यार, molecules interacting with it can properly bind it, molecules interacting with it can properly bind it। क्लियर ना? सो ये दो तीन बातें याद रखोगे कि लॉक इन की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर
इसने बोला कि जैसे हर लॉक के लिए आपने की है, वैसे ही हर सबस्ट्रेट, हर एक्टिव साइट के लिए अपना सबस्ट्रेट है। सो लॉक इज लाइक एक्टिव साइट, की इज लाइक सबस्ट्रेट। फिर मैंने आपको बोला कि क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक इसके क्या है, दो ड्रॉबैक तुम सब लोग याद रखोगे। एक कि सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बाइंड, दूसरा या अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अल्टर कर सकता है सच दैट द मॉलिक्यूल विच वांट्स टू इंटरेक्ट विद द एंजाइम कैन बाइंड इट प्रॉपरली। ओके, अच्छा नंबर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन इसी के साथ है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम किस मैकेनिज्म से एक्ट करती है। पहले आप सबको पता होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एंजाइम है, एंजाइम मिलेगी सबस्ट्रेट के साथ, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये सबस्ट्रेट अल्टर होके बनाता है एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होके बनाएगी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होता है कि एंजाइम अलग निकलती है और प्रोडक्ट अलग निकलता है। आप सबको पता है ना, फॉर एग्जांपल एंजाइम ई है, सबस्ट्रेट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बाइंड होगा, बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनेगा एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम अलग निकलती है और प्रोडक्ट अलग निकलता है। मतलब होता यह है कि सबस्ट्रेट जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, एंजाइम ई जैसी पहले थी वैसी ही लास्ट में निकल जाती है। मतलब एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो पहली बात याद रखोगे कि जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। आप लोग देख सकते हो, आपने E+S से स्टार्ट किया, आपको फाइनली मिला E+P, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, E जैसा था वैसा ही बाहर निकला। ओके, सो एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस। अब एक और चीज याद रखोगे, आपके पास सबस्ट्रेट है, आप इसको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट में, बीच में जो स्टेट बनती है दैट स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में दो बातें याद रखोगे, एक ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अच्छा, अगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो केमिस्ट्री के हिसाब से इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, दैट इज वाई इट इज हाईली अनस्टेबल। जब ये हाईली अनस्टेबल है, दैट इज वाई इट इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ई टी इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, बिकॉज टी इज हाईली अनस्टेबल, बिकॉज टी हैज मैक्सिमम एनर्जी, और टी का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, ये आप दिमाग में रखोगे। दूसरी बात याद रखोगे, सबस्ट्रेट के पास भी एनर्जी है थोड़ी ज्यादा, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है। मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में होता है लेस स्टेबल, इसीलिए तो हम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। मतलब फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट के पास सपोज ये एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास, ट्रांजिशन स्टेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी, क्योंकि जिसके पास एनर्जी कम उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा, दैट इज वाई आप सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना चाहते हो प्रोडक्ट में। मेरी बात समझे? ओके, जरा यहां पे देखो, एक बार और समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये है एनर्जी लेवल। मैंने आपको बोला सपोज कहीं पे सबस्ट्रेट की एनर्जी आप लोग सेट कर लो, सपोज ये सबस्ट्रेट की लेवल है, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट से कम होगी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो जो एनर्जी का ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं आपको बोलूं ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला हो गया ट्रांजिशन स्टेट टी, ये वाला कौन सा पॉइंट है, फाइनल वाला पॉइंट है पी, प्रोडक्ट। क्लियर ना? अच्छा, यहां पे देखो आप लोग, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दिखाती है एक्टिवेशन एनर्जी EA, दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट। या आप इसको अल्टरनेटिवली बोल सकते हो, सबस्ट्रेट को मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप लोग बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखो, सबस्ट्रेट ने मिनिमम इतनी एनर्जी ली ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसी एनर्जी को तुम लोग बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, ये इमीडिएटली एनर्जी को लूज करके कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। सो पहले ये ग्राफ समझो, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है, और जो ये गैप आपको दिख रही है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट। अच्छा, एक और ग्राफ यहीं पे बनाता हूं, कुछ ऐसा।
अगेन ये सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल है सपोज टी, और यहां पे ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है पी। अगर आप इन दो ग्राफ्स को कंपेयर करोगे, जो ग्राफ रेड पे हम लोगों ने बनाया है ये है रिएक्शन विदाउट एंजाइम, रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और जो ग्राफ हम लोगों ने ग्रीन कलर से बनाया है ये है रिएक्शन विथ एंजाइम। देखो फर्क क्या है, जब 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 रिएक्शन हो रही थी विदाउट एंजाइम वो रेड वाला पाथ लेके जा रही थी, अब जब आपने एंजाइम ऐड कर दी रिएक्शन ने ग्रीन वाला पाथ चूज किया, मतलब एंजाइम इज प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ। सो पहली बात यही याद रखोगे कि एंजाइम ने किया क्या, मैकेनिज्म में एंजाइम प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ। अब क्वेश्चन सर अल्टरनेट पाथ से फायदा क्या हुआ, आप देखो यार अल्टरनेट पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि कम जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी अब कम जरूरत पड़ रही है। जब एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जब एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ रही थी तो रिएक्शन स्लो हो रही थी, क्योंकि उतनी एनर्जी लेने में टाइम लगता था, रिएक्शन स्लोली स्लोली चल रही थी। अभी एनर्जी कम जरूरत पड़ रही है, इतनी एनर्जी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, रिएक्शन फास्टली प्रोग्रेस करेगी। डिड यू गेट इट? सो आप लोग बोल सकते हो एंजाइम्स प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे विथ लेस एक्टिवेशन एनर्जी, with less activation energy, with less activation energy, less activation energy, जब एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी thus increasing the rate of reaction, यही इसका मैकेनिज्म है, thus increasing the rate of reaction। सो अगर आपसे बोलेंगे एंजाइम्स किस मैकेनिज्म से एक्ट करती हैं, आप लोग बोलोगे these provide an alternate pathway with less activation energy thus catalyzing the rate of reaction। अच्छा एक और बात जो ग्राफ से आपको साफ साफ दिखती है, क्या एंजाइम ने सबस्ट्रेट की एनर्जी के साथ कुछ किया? कुछ भी नहीं। क्या प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ किया? कुछ भी नहीं, खाली ट्रांजिशन स्टेट को अल्टर किया। क्लियर ना? सो एंजाइम्स अल्टर करती हैं खाली ट्रांजिशन स्टेट को, पहले ट्रांजिशन स्टेट यहां पे थी, इसने ट्रांजिशन स्टेट को उतार के यहां पे लाया। सो एंजाइम्स अल्टर कर रही हैं खाली ट्रांजिशन स्टेट को या एक्टिवेशन एनर्जी को, ये दिमाग में रखोगे बात, ये कभी पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक बार पूछा है क्वेश्चन कि ये कौन सी रिएक्शन है, दूर दूर साफ साफ तो दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि भाई एनर्जी कम हो रही है ना, मतलब हीट लॉस हुई होगी तभी तो एनर्जी कम हुई होगी। सो ये दिखा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो मैकेनिज्म में दिस मच इज एनफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एनलिस्ट द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। आपको जस्ट क्लासेस के नाम बोलने कि एंजाइम्स की कितने क्लासेस होते हैं। सी, सबसे पहली बात याद रखोगे एंजाइम्स को डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस में। नंबर फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली कराती हैं। नंबर सेकेंड क्लास है ट्रांसफरेस जो डिफरेंट ग्रुप्स को ट्रांसफर करती हैं। नंबर थर्ड है हाइड्रोलेस जो हाइड्रोलिसिस कराती हैं। नंबर फोर्थ है लाइएस जो बॉन्ड्स को ब्रेक कराएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। नंबर फिफ्थ है आइसोमरेस जो एक आइसोमर को कन्वर्ट कराएंगे दूसरे आइसोमर में। नंबर 6 है लाइगेस जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कराएंगे। सो आपको बोलेंगे एनलिस्ट द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, सो देयर आर 6 क्लासेस। आप सीक्वेंस में याद रखोगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइएस, आइसोमरेस एंड लाइगेस, ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स के। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये है आप होलो एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो मेरे बच्चे, जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। रादर कंजुगेट एंजाइम के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं एपो एंजाइम।
अगर ये दोनों पार्ट्स प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तब इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंजाइम, या इसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। सो होलो एंजाइम हो गया जब प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। क्लियर ना? प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। अब जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। नॉन प्रोटीन पार्ट को मेरे बच्चे आप लोग बोलते हो कोफैक्टर। असल में इसमें मसला है, देयर इज कोफैक्टर, देयर इज कोएंजाइम, देयर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप ग्रॉसली याद रखो कि नॉन प्रोटीन पार्ट को आप लोग बोलते हो कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल जिंक Zn2 पॉजिटिव इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर एन एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। जिंक इज ए कोफैक्टर फॉर एन एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। सो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ प्रेजेंट है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कोफैक्टर। और नॉन प्रोटीन पार्ट यहां पे कौन सा होता है? मेटल आयन। कहीं पे नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तब कोएंजाइम बोलते हैं। और एक और चीज याद रख लोगे, जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट परमानेंटली और टाइटली अटैच्ड होगा प्रोटीन पार्ट के साथ, जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट परमानेंटली और टाइटली अटैच्ड होगा प्रोटीन पार्ट के साथ, तब मेरे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तब इसको हम लोग मेरे बच्चे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ बहुत सारी एंजाइम्स लाइक कैटालेस, पेरोक्सीडेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस मच प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर, फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव इज ए कोफैक्टर फॉर विच वाली एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। अच्छा, जब ये परमानेंटली और टाइटली अटैच्ड होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट व्हेन परमानेंटली एंड टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन वाला पार्ट, तब आप इसको बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे? हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर विच एंजाइम? कैटालिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, होलो एंजाइम काम कर सकती है, फंक्शनल होती है, जब प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। सो नॉन प्रोटीन पार्ट भी फंक्शन में रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर आप नॉन प्रोटीन पार्ट को या कोफैक्टर को रिमूव करोगे, फंक्शन एंजाइम नहीं कर पाएगी। सो एंजाइम विल लूज इट इज फंक्शनैलिटी। क्लियर ना? सो ये याद रखना, इफ वी रिमूव कोफैक्टर, if we remove cofactor from hollow enzyme, it will become non-functional. It will become non-functional. ये नॉन फंक्शनल बनेगी बेटा। अगर आप इसको रिमूव करोगे, ये नॉन फंक्शनल बनेगी। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, enumerate the factors affecting enzyme activity, briefly explain the role of temperature and substrate concentration। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। नंबर सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। नंबर थर्ड वाला फैक्टर है पीएच, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। नंबर फोर्थ वाला फैक्टर है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। सो ये चार फैक्टर्स याद रखोगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये चार फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब सबसे ये दो फैक्टर्स को हमें डिफाइन करना है। टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सी, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, आप टेम्परेचर वाले फैक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप एक साइड से प्लॉट करोगे रेट ऑफ रिएक्शन, एक साइड से प्लॉट करोगे टेम्परेचर, और आप ग्राफ के थ्रू दिखाओगे। ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहली बात, ये कर्व कैसा है? आंसर इज बेल शेप्ड कर्व। दूसरी बात, इस कर्व पे यहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, और जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होती है
उस टेम्परेचर को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो द टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये लिखो आप लोग, टेम्परेचर एट विच rate of reaction is maximum, rate of reaction is maximum is called optimum temperature, is called optimum temperature. आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप लोग बोल सकते हो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड. मतलब इसी टेम्परेचर पे आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमली फंक्शन करती है. फिर दूसरी बात याद रखोगे, जब आप देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आ रही है. ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन अगेन नीचे आएगी. ये ज्यादा वाली बात को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम होगी. इट इज बिकॉज of denaturation of enzyme. It is because of denaturation of enzyme. मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम्स का टेरिशरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा. जब एंजाइम्स का टेरिशरी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, हमें पता है एंजाइम्स टेरिशरी स्ट्रक्चर में काम करती हैं, जब टेरिशरी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी. इसी चीज को आप लोग बोलते हो डीनेचुरेशन ऑफ एन एंजाइम. क्लियर. एक और चीज याद रखोगे, कुछ एंजाइम्स जिसमें एक एंजाइम का नाम सारे लोग याद रखेंगे, टैक पॉलीमरेज. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस. ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंजाइम है. दिस एंजाइम इज टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंजाइम, और ये एंजाइम फंक्शनल होती है इवन एट 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस एंजाइम इज फंक्शनल इवन एट 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बात याद रखोगे कि टैग पॉलीमरेज obtained from Thermus aquaticus is a temperature resistant enzyme and this enzyme is functional even at 90 डिग्री सेंटीग्रेड. जो कल को हम योग यूज करेंगे पीसीआर वगैरह वगैरह में, आपका उधर लेना देना नहीं है उस चीज के साथ. ठीक है ना. सो टेम्परेचर वाला फैक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे. नंबर सेकंड फैक्टर जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है दैट इज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एक साइड से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लॉट करोगे, एक साइड से रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट करोगे, और आप लोग ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करोगे. ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. इस ग्राफ पे हमें समझ आता है कि इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है एक टाइम तक. फिर उस टाइम के बाद जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, मतलब ऊपर नहीं जा रही है. जो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आपको मिली इसको आप लोग डिनोट कर सकते हो वी मैक्स से. मतलब जो यहां पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन मिल रही है दैट इज वी मैक्स. इनिशियली आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे थे, ग्राफ वाज गोइंग अप, रेट ऑफ रिएक्शन वाज इंक्रीजिंग अप टू सम पॉइंट. उसके बाद आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रह रही है. इसी कांस्टेंट या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग बोलोगे वी मैक्स. ओके. अच्छा, दूसरी बात, फॉर एग्जांपल यहां पे वी मैक्स है, यहां पे कहीं पे वी मैक्स बाई 2 होगा. जैसे वी मैक्स अगर 10 होगा, वी मैक्स बाई 2 5 होगा ना कहीं पे नीचे, सो ये वी मैक्स बाई 2 है. अच्छा, ये वी मैक्स बाई 2 रेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं के एम. के एम स्टैंड्स फॉर माइकल मेंटिन कांस्टेंट. ये पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, के एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, माइकल मेंटिन कांस्टेंट. अब आपको बोलेंगे जरा के एम को डिफाइन करो, आप बोलोगे सर के एम इज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन. ये है ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वाली लाइन पे ग्राफ, के एम इज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज वी मैक्स बाई 2. इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को तुम लोग बोलते हो के एम. सो याद रखोगे के एम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2. हाफ ऑफ वी मैक्स जब रेट होगी तब जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको आप लोग बोलते हो के एम. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि सर इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो रही थी, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज नहीं हुई. इसका आंसर सिंपल है, इनिशियली एक्टिव साइट्स अवेलेबल होती है बहुत ज्यादा,
इस पॉइंट तक बहुत ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, इस पॉइंट के बाद फिर सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं, इसीलिए फिर तब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे भी एक्टिव साइट अवेलेबल है ही नहीं, एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगी। क्लियर, ये बात समझ आ गई? ओके, सो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में याद रखोगे कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है अप टू सम पॉइंट, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती है वी मैक्स, दैट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज वी मैक्स बाय 2 इज नोन एज Km। ये इतना याद रखोगे, ये NF है। ओके, अच्छा उसके बाद जो दूसरा आप लोगों का पार्ट है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपके सिलेबस में फ्रॉग है, ठीक है ना। फ्रॉग के बारे में आई डू नॉट एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो यहां से निकलेगा। पहली बात याद रखोगे, फ्रॉग के जो जनरल फीचर्स है ना, जो भी आप चीज क्लास एम्फीबिया में पढ़ोगे, जो भी फीचर्स आप क्लास एम्फीबिया में पढ़ोगे वो फीचर्स आप लोग फ्रॉग में लिख सकते हो, क्योंकि फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये तो सबको पता है। 2-3 बातें मैं यहां पे आपको बता दूं। एक बात याद रखोगे, मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया इज राना टिग्रिना। इंडिया में फ्रॉग्स की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है दैट इज राना टिग्रिना, ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरी बात याद रखोगे, जो फ्रॉग्स होती हैं दीज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती हैं। बाहर सर्दी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी सर्दी होगी, बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी गर्मी होगी, इनके पास टेम्परेचर रेगुलेटिंग मशीनरी नहीं होती है। सो दूसरी बात याद रखोगे कि ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड जब होगा उस टाइम पे इनको खतरा है, सो दे गो इनटू बर्रोज एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। सिमिलरली जब एक्सट्रीम समर होगा उस टाइम पे भी इनको खतरा है, उस टाइम पे भी ये बर्रोज में चले जाते हैं। एक्सट्रीम समर में जब बर्रोज में जाएंगे तो एस्टिवेशन बोलते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड या विंटर में जब बर्रोज में जाएंगे तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप रेस्पेक्टिवली। ये पूछ सकते हैं आपको कि समर स्लीप क्या होता है और विंटर स्लीप क्या होता है। एक्सट्रीम कोल्ड में समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम समर में होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्श इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर, है ना। ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखोगे, एबिलिटी टू चेंज द कलर, है ना, कैमोफ्लाज वाली बात सबको पता होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये पूछ सकते हैं आप लोगों को। मॉर्फोलॉजी के बारे में बस याद रखोगे 2-3 बातें। एक तो इसके पास एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग बोलते हो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज थर्ड आईलिड। ये इसकी आई को प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में जाती है, क्योंकि ये एम्फीबियन है, ये लैंड पे भी होगी पानी में भी होगी। पानी में जाने के टाइम पे इसकी आई के ऊपर जैसे पर्दा टाइप लगता है, लेकिन ये पर्दा इज ट्रांसपेरेंट, इसको दिखता सब कुछ है, उसी को आप लोग बोलते हो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। दूसरी बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, हाँ, जो फ्रॉग है इट नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स थ्रू द स्किन। फ्रॉग पानी कभी नहीं पीती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है स्किन से, ये बात आप याद रख लोगे। उसके बाद याद रखोगे जो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग होता है इनमें देयर इज डिफरेंस, वो 1-2 पॉइंट्स याद रखोगे। सबसे पहली बात याद रखोगे, कहां पे लिखा है, एक डिफरेंस में आपको बताता हूं। जो मेल फ्रॉग्स होते हैं इनके पास जो डिजिट्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है उस डिजिट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कपुलेटरी पैड्स। कपुलेटरी पैड्स से ये फीमेल फ्रॉग को ग्रिप करता है ज्यूरिंग इंटरकोर्स। सो जो कपुलेटरी पैड है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फाउंड इन मेल फ्रॉग्स ओनली, एक बात। दूसरी बात याद रखोगे, इनके पास होते हैं वोकल सैक्स। वोकल सैक्स की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं मेल वाले फ्रॉग्स। वोकल कॉर्ड मेल और फीमेल दोनों के पास होगा, लेकिन मेल इसके पास एडिशनल स्ट्रक्चर होता है वोकल सैक। वोकल सैक्स एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल इसके पास, ये भी बेटा आप लोग रखोगे याद। ठीक है, इस चीज को आप लोग बोलते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। या आप लोग एक बार खुद भी टेक्स्ट पे देख लेना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे डिफरेंशिएट करते हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
ओके, ठीक है। बाकी फ्रॉग के बारे में यू कैन रिमेंबर फ्रॉग बाय स्टडिंग क्लास एम्फीबिया, वहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे वो आप फ्रॉग में लिख सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू।